नमस्कार दोस्तों हम क्लास 7 के एनसीईआरटी के साइंस के बुक में आज हम चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं, जहां आज हम समय और गति का मापन का जो चैप्टर है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम समय के मापन के तरीके समझेंगे। इसमें हम समझेंगे कि प्राचीन समय में किस तरीके से समय का मापन किया जाता था और धीरे धीरे जैसे जैसे मानव ने विकास की गति को आगे बढ़ाया है तैसे तो वैसे समय के मापन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। आज हम परमाणु घड़ियों के माध्यम से आप देखेंगे समय को मापते हैं, जो कि लाखों वर्षों में केवल 1 सेकंड का परिवर्तन दर्शाता है। तो ये सबसे ज़्यादा सही तरीके से हमें समय का मापन करता है। फिर हम गति के मापन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम चाल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि चाल क्या होता है। फिर इसमें हम चाल, दूरी और समय, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को भी समझेंगे। और लास्ट में हम गति के जो 2 प्रकार होते हैं, जिसको हम एक समान रेखीय गति और दूसरा असमान रेखीय गति, ये 2 प्रकार की जो गतियाँ होती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, प्राचीन काल में लोग समय का पता लगाने के लिए प्रकृति का सहारा लेते थे। दरअसल प्रकृति में कुछ घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार आपको देखने को मिलती है। अब जैसे सूरज का उदय होना और अस्त होना, ये हमें रोज के स्तर पर देखने को मिलता है। चंद्रमा की कलाओं में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये परिवर्तन आपको अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के दौरान देखने को मिलता है। और जो परिवर्तन है, ये जो चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन हो रहा है, ये आपको हर महीने या हर पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में देखने को मिलता है। फिर आपको हर साल ऋतुओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो प्रकृति में ऐसी घटनाएं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती थी, उन्हीं घटनाओं का उपयोग कर सबसे पहले हमारे प्राचीन मानवों ने कैलेंडर बनाया, जिसको हम पंचांग कहते हैं। और इस कैलेंडर में उन्होंने क्या किया, जो सूर्योदय और सूर्यास्त था, इसको एक दिन मान लिया, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक एक दिन मान लिया। फिर धीरे धीरे करके प्राचीन मानवों ने कई सारी घड़ियों का भी निर्माण किया था। जैसे उन्होंने धूप घड़ियां बनाई थी, उन्होंने जल घड़ियां बनाई थी, उन्होंने मोमबत्ती घड़ियां बनाई थी। धूप घड़ियों में आप देखेंगे कि वो परछाई का आकार देके ये पता लगाते थे कि समय क्या हो रहा है। जल घड़ियों में वो एक कटोरे में छोटा सा छेद कर देते थे और उसको दूसरे जल के किसी सरफेस पे ऐसे रख देते थे। फिर इस छेद से होके जल जितने देर में भर जाता था, उससे ये समय का मापन करते थे। मोमबत्ती घड़ियों में मोम के पिघलने की गति के आधार पर ये समय का मापन करते थे। तो कई सारी घड़ियों के निर्माण के भी माध्यम से भी प्राचीन मानवों ने समय का मापन करना शुरू किया। लेकिन इन सभी मापन के तरीकों में आपको कोई ना कोई कमी नजर आती है। इसमें परिशुद्धता बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी। तो आखिरकार 17वीं सदी में सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोलक घड़ी के नाम से जानते हैं। अब इस लोलक घड़ी में हम इस चैप्टर में केवल सरल लोलक के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो पेंडुलम क्लॉक के अलग अलग प्रकार हैं उसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं सरल लोलक के बारे में। सरल लोलक क्या होता है, आपको इस तस्वीर से पता चलेगा। इसमें आपको सबसे पहले एक आधार देखने को मिलेगा। इस आधार से एक धागा जुड़ा होता है और फिर इस धागे से गोलक लटका होता है। ठीक बात है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सरल लोलक में जो गति होती है इस गोलक की, उस गति को हम आवर्ती गति के उदाहरण के तौर पे देखते हैं। आवर्ती गति क्या होती है, मैंने आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ाया है। अगर आपने मेरे 6th क्लास के एनसीईआरटी के साइंस के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आवर्ती गति ऐसी गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है। जैसे आप इस तस्वीर को देखिए, ये जो पिक्चर नंबर 2 है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा गोलक है। ठीक बात है, ये अपनी माध्य स्थिति में है और ये 2 चरम तक जाता है, यानी कि एक बार बी तक जाएगा, फिर बी से फिर सी तक जाएगा, फिर आपका ए तक आएगा, फिर बी तक जाएगा, फिर सी तक जाएगा, फिर ए तक आएगा, फिर ए से होते फिर बी तक जाएगा। तो ये बार बार ए, बी और सी के बीच में अपनी गति को दोहरा रहा है। इसलिए सरल लोलक की जो गति होती है उसको हम आवर्ती गति की कैटेगरी में रखते हैं और सरल लोलक की गति को हम दोलन गति कहते हैं। झूले की गति भी में भी आपको दोलन गति का उदाहरण देखने को मिलता है। झूले की गति भी एक आवर्ती गति है, क्योंकि उसमें भी बार बार एक ही गति को झूले के द्वारा दोहराया जाता है। तो आप इस सरल लोलक के तस्वीर को देखिए। इसमें जो ए की पोजीशन है, ए का जो पोजीशन है उसको माध्य स्थिति कहते हैं। यानी कि जब सरल लोलक विराम अवस्था में है तो वो अपनी माध्य स्थिति में होता है। और इस सरल लोलक की 2 चरम स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, एक बी पे और दूसरा सी पे। अब इस चरम स्थिति का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको जो वन ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है उससे समझ में आएगा। एक ऑसिलेशन किसको कहते हैं, तो आप इस पिक्चर 2 में ध्यान से देखिए। ये माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति से पहले ये बी तक जाएगा, फिर सी तक जाएगा, फिर ए तक आएगा, या फिर पहले ये ए से सी तक जाएगा, फिर बी तक जाएगा, फिर ए तक आएगा। तो दरअसल ये पिक्चर 2 में आप ये देख सकते हैं कि माध्य स्थिति से 2 बार चरम तक जाना और फिर अपनी माध्य स्थिति में वापस आना, इसी को हम वन ऑसिलेशन या एक दोलन कहते हैं। यानी कि पहले
यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए से बी तक जाना, ए से बी तक जाना, फिर बी से सी तक जाना और फिर सी से ए तक आना, इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक बात है। या फिर ए से पहले सी तक जाए, फिर बी तक जाए और फिर ए तक आए, तो इस इतनी दूरी को हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम दोलन काल कहते हैं। तो चूंकि एक दोलन में इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है इतनी दूरी तय करने में कुछ समय लगेगा। तो एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है, हम उसी को ऑसिलेशन पीरियड कहते हैं या दोलन काल कहते हैं, या फिर इसी को हम टाइम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक बात है। आगे 8th क्लास में जब मैं आपको इस वाइब्रेशन पढ़ाऊंगा, तो वाइब्रेशन साउंड पढ़ाऊंगा, साउंड में आपको वाइब्रेशन पढ़ाऊंगा, तो आपको वाइब्रेशन में टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे आप इतना समझिए कि जो एक दोलन होता है ना, माध्य स्थिति से दो चरम अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर से अपनी माध्य स्थिति में आना, इसको हम एक दोलन कहते हैं। और एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है, हम उसको ऑसिलेशन पीरियड या फिर दोलन काल कहते हैं। अब दो तीन चीजें यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसकी चर्चा इस चैप्टर में की गई है और यहीं से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर कोई निश्चित लंबाई का लोलक है और वो एक ही स्थान पर रखा है, तो उसका दोलन काल लगभग अचर रहता है, लगभग सेम रहता है। ठीक बात है। और इसी गुण का उपयोग समय मापन के लिए किया जाता है। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। इतनी बड़ी दिल्ली है, ठीक है, इतनी बड़ी दिल्ली में अगर आपने किसी भी सरल लोलक की सेम लंबाई के 5 लोलक ले लिए, ठीक बात है, ये सारे के सारे लोलक जो है, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा बना दिया, ये एक दिल्ली है और ये एक सरल लोलक है, ये एक सरल लोलक है, ये एक सरल लोलक है। इसमें तीनों में लोलक की जो लंबाई है वो सेम है। तो इस पूरे के पूरे दिल्ली के क्षेत्र में आप देखेंगे इन तीनों लोलक का जो आवर्त काल है, माफ कीजिएगा जो दोलन काल है, वो दोलन काल जो है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दरअसल ऐसा देखने को मिलता है कि किसी बड़े क्षेत्र में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, उस गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग एक स्थान पे हमेशा बराबर होता है। तो चूंकि जो दोलन काल है, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो टाइम पीरियड का जब आप फॉर्मूला आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिसका होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल जो होता है वो लोलक का लेंथ होता है और जी जो है वो ग्रेविटेशन है। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि जी जो है वो एक स्थान पे हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए जो दोलन काल है और एक इसको इस तरीके से समझिए कि जी हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी एक स्थान पे। ठीक बात है। और फिर हमने लंबाई को भी कांस्टेंट कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर जी और एल कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड जो है वो भी हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसको मैं आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा, अभी आपको घबराना नहीं है। तो एल भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है और पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट है, 2 का वैल्यू भी कांस्टेंट है। सब सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड भी जो पहले था वही रहेगा। तो चूंकि एक स्थान पर अगर निश्चित लंबाई के लोलक का दोलन काल अगर बराबर रहता है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि एक किसी निश्चित स्थान पर, किसी एक स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान हमेशा बराबर रहता है। ठीक बात है। तो ये पहला चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरी बात आपको परमाणु घड़ियों के बारे में ये याद में रखनी है कि परमाणु घड़ियां हमारे ह्यूमंस के द्वारा जो भी जितनी भी घड़ियां बनाई गई हैं, उनमें सबसे परिशुद्ध होती हैं, क्योंकि इनमें जो सेकंड का परिवर्तन होता है वो लाखों वर्षों में होता है। जो भी वर्तमान घड़ियां आपको देखने को मिलेगी, उनमें थोड़े समय के बाद समय को एडजस्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि उनमें थोड़े समय के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हुए दिख जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो परमाणु घड़ियां हैं, चूंकि वो लाखों वर्षों में केवल 1 सेकंड का परिवर्तन दिखाती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा परिशुद्ध होती है। फिर हम बार बार समय की बात कर रहे हैं, बार बार हम समय का मापन कर रहे हैं, तो समय के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि समय का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है सेकंड। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं गति के बारे में। ये तो हमने बात कर ली समय के बारे में, ठीक है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है वो है चाल। चाल क्या होता है? तो किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो इस परिभाषा के माध्यम से अगर आप फॉर्मूला निकालें, तो चाल जो है वो प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। इसका मतलब दूरी बटा समय, ये चाल का फॉर्मूला होता है। और चूंकि दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए चाल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये जो बाई का साइन है इसको हम पर के तौर पे लिखते हैं और इसको कैसे पढ़ते हैं? मीटर प्रति सेकंड। ठीक बात है। तो ये हमने चाल के बारे में बात करी। अब जरा आप चाल, दूरी और समय के बीच में क्या संबंध है इसको समझिए। चाल का फॉर्मूला अभी मैंने क्या निकाला था? चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक बात है। अब इससे आप दूरी का समय भी दूरी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। समय देखिएगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ये
भाग में है, तो इधर आके ये गुना में हो जाएगा। तो इससे हमें दूरी का फॉर्मूला पता चलता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर किसी वस्तु की चाल हमें पता है और वो कितने समय तक गतिमान है ये हमें पता है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फिर वस्तु का, अगर किसी वस्तु ने निश्चित चाल से कुछ दूरी तय की है, तो उस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगा है हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। समय देखिए, समय के साथ ये जो चाल है वो मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। किसी निश्चित चाल से कोई वस्तु गति कर रही है, उसने कुछ निश्चित दूरी तय की, तो कितने समय में उसने दूरी तय की हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक बात है। तो ये चाल, दूरी और समय में जो संबंध है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कई सारे सवालों का हल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या कहेगा। जो स्पीडोमीटर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पीड को मापता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड को मापता है। ठीक बात है। फिर जो ओडोमीटर होता है, ये दूरी को मापता है। तो स्पीडोमीटर स्पीड मापेगा, ठीक है, स्पीड मापेगा, और ओडोमीटर क्या मापेगा? दूरी मापेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर आपको वनडेज एग्जाम में पूछने को मिल जाता है कि किस यंत्र से किसका मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर से दूरी और स्पीडोमीटर से स्पीड। अब अपने कार को देखें, उस कार में आपको ये जो देखने को मिलता है, तो ये एक चाल मापी है, ये एक स्पीडोमीटर है जो आपकी स्पीड बताता है। वहीं ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ओडोमीटर है, पथ मापी इसको हिंदी में कहते हैं, और ये आपके द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। ये आपको बाइक में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस बात की चर्चा की गई है। अब हम दोस्तों गति के दो प्रकार, जिसमें पहला है एक समान रेखीय गति और दूसरा है असमान रेखीय गति, इसके बारे में बात करते हैं। एक समान रेखीय गति क्या होती है? एक समान रेखीय गति की जो अवधारणा है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये एक आदर्श अवधारणा है। क्यों? अब इसकी परिभाषा से आप समझिए। अगर कोई वस्तु गतिमान है और वो सरल रेखा में चल रही है और उसकी चाल हमेशा कांस्टेंट है, नियत है, तो ऐसी गति को हम एक समान रेखीय गति कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने दैनिक जीवन में किसी ऐसी चीज को देखा हो कि जिसकी चाल हमेशा नियत रहती है, मान लीजिए कोई 40 किलोमीटर तक जा रहा है, तो क्या उसकी चाल हमेशा नियत रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए एक समान रेखीय गति की जो अवधारणा है वो एक आदर्श अवधारणा मानी जाती है। इसका प्रैक्टिकली यूज बहुत कम होता है। अब चूंकि एक समान रेखीय गति हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम औसत चाल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ये सुनते हैं कि किसी रेलगाड़ी की जो चाल है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, तो ये उसकी औसत चाल बताई जा रही है। किसी कार की जो चाल है वो अगर 130 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम कार की औसत चाल के रूप में मापते हैं। ठीक बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक समान रेखीय गति क्या होती है आपको समझ में आया होगा। फिर असमान रेखीय गति क्या होती है? सेम तरीके से कोई भी वस्तु गतिमान है सरल रेखा में, लेकिन उसकी चाल में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम असमान रेखीय गति कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में जो चाल है वो नियत है और दूसरे में जो चाल है वो परिवर्तनीय है। ठीक है। हालांकि दोनों में वस्तु जो है वो सरल रेखा में ही गतिमान है, लेकिन अंतर किसका है? केवल चाल के कांस्टेंट होने का और चाल के परिवर्तनीय होने का। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने अब आपके साथ इस चैप्टर के वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि मैं इस डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। चाल क्या होता है, समय कैसे मापते हैं, समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जो रेखीय गति होती है वो क्या होती है, फिर हमने ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के बारे में भी जाना। तो इस पूरे सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, उन सारी बातों को मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप कि इस सेशन से आपको फायदा हुआ होगा। जाने से पहले दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ही आप लाइक करें, और आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ही आप सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए। तो मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।